फाइनेंस वानी सीन वन शॉर्ट वन टेक वन। नमस्कार। फाइनेंस वाणी के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर हफ्ते फाइनेंस वाणी में मैं आपको बताती हूँ कि अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और ये बताते हैं मेरे टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी। किसी के भी लिए स्टॉक मार्केट की एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है, लेकिन हर हफ्ते हम कोशिश जरूर करते हैं कि अकल्ट साइंस के जरिए थोड़ी सी आइडिया मिले कि अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। अगर आप इस गाइडेंस को अपनी सूझबूझ, अपने टेक्निकल नॉलेज और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस के साथ क्लब करके चलेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं 9 जनवरी वाले वीक के बारे में। 9 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में स्टॉक मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसी, ये सब किस तरह से परफॉर्म करेंगे और उनका झुकाव रेड में होगा या ग्रीन्स की तरफ जाएगा, यही सब देखेंगे आज के एपिसोड में। और अंत में आएगा वो सेगमेंट जिसमें मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। अगर आपको भी अपने स्टॉक मार्केट रिलेटेड किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपने सवाल जरूर भेजिए। आपको अपने सवाल के साथ अपना पूरा नाम और अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है, जिससे मैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपके सवाल का जवाब दे सकती हूँ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा। सेंसेक्स की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो स्टार्ट ऑफ द वीक यानी मंडे सेंसेक्स काफी रेड में जाने की संभावनाएं है। पहले दिन मार्केट इतना नेगेटिव हो सकता है कि आपको किसी भी तरह से ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ना मिले। काफी वॉलेटाइल रहेगा स्टॉक मार्केट और काफी हद तक वो रेड्स में ही खेलता हुआ नजर आएगा। बहुत मुश्किल के बाद शायद दिन के कुछ टाइम सेंसेक्स जो है वो ग्रीन्स की तरफ जा सकता है, लेकिन ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डाइसी एंड इट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड। ट्यूसडे मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करेगा और काफी हद तक स्टेबल रहने की कोशिश कर सकता है। कुछ ऐसी न्यूज भी आ सकती है जो मार्केट को काफी हद तक ग्रीन्स में लेके जा सके, बट स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्टेबल एंड इट्स ओनली गोइंग टू मूव somewhere between 100 to 150 points both the sides. वेनसडे मार्केट में कुछ ऐसी हलचल हो सकती है जो मार्केट को पूरा दिन ग्रीन्स में रखे। थर्सडे एंड फ्राइडे आर आल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड, जिसमें थर्सडे डेली ट्रेडर्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि मार्केट की जो पूरी रेंज है वो काफी वास्ट रहेगी और इसी में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ट्रेड्स करने के लिए और प्रॉफिट्स बुक करने के लिए। फ्राइडे मार्केट काफी स्टेबल होगा और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग वाला दिन होगा। यानी चाहे मार्केट ग्रीन्स में हो लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा सकता है। तो जिन लोगों ने स्टार्ट ऑफ द वीक में कोई पोजीशंस क्रिएट की है फॉर अ वीकली बेसिस, तो उनको फर्स्ट 3 आवर्स ऑन द फ्राइडे में पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट शायद लुढ़क सकता है। अब हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी पूरे हफ्ते में किस तरह से परफॉर्म करेगी और निफ्टी ट्रेडर्स को कितना फायदा या नुकसान हो सकता है। निफ्टी पॉजिटिव ही नजर आ रही है और ओवरऑल जो वीकली ग्राफ है वो नीचे से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। सो पीपल हु डील इनटू ऑप्शंस, they can take a buying position in Nifty because that is going to be beneficial for you. निफ्टी ज्यादातर ग्रीन्स में खेलेगा। हफ्ते में किसी एक दिन ही निफ्टी थोड़ा सा रेड की तरफ जाएगा, पर वो भी कुछ कम पॉइंट्स की तरफ ही। ज्यादातर निफ्टी में ब्रेकडाउन या क्रैश डाउन मैं नहीं देख रही हूँ, काफी स्टेबल, और जो निफ्टी ट्रेडर्स हैं उनके लिए फायदेमंद रहेगी निफ्टी। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगी। बैंक निफ्टी अगले हफ्ते भी काफी स्टेबल नजर आ रही है और काफी हद तक जो बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर है वो पॉजिटिव में ही जाता हुआ नजर आ रहा है। जो मेजर बैंक्स है उसमें काफी हद तक पॉजिटिव मूवमेंट्स रहेगी। छोटी मोटी बैंक्स में डील ना करें क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको वो विंडो ऑफ ट्रेड ही नहीं मिलेगा। People who are looking forward to investing into the banking sector should not invest as yet, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर काफी हद तक बहुत ज्यादा राइज पे है।
and a fall is expected soon. तो अभी के लिए बैंकिंग सेक्टर में किसी भी तरह से नई इन्वेस्टमेंट ना स्टार्ट करें. People who are looking forward to book profits can book an amount of profit this week because banking sector can give you a very good high. अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में. ग्लोबल मार्केट्स की हमारे मार्केट्स पे कहीं ना कहीं असर होती ही है और फाइनेंस मनी में हर हफ्ते हम उसी संभावनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ऐसी हलचल हो सकती है जिससे मार्केट में पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आए. तो चलिए देख लेते हैं कि अगले हफ्ते के ग्लोबल मार्केट्स के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं. ग्लोबल मार्केट्स अगले हफ्ते थोड़ा सा स्ट्रगल सम ही दिख रहे हैं. यानी एशियन मार्केट्स पे अगर कोई ग्लोबल मार्केट की इफेक्ट होगी तो वो थोड़ी सी नेगेटिव ही हो सकती है. People who deal in global markets should be very careful क्योंकि one of the markets at a global level can see a crash down. किसी भी रीजन से किसी मार्केट में थोड़ा सा फॉल आ सकता है तो आप उसमें ट्रेड करने से बच के रहिएगा. ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की कोई इंटेंस इम्पैक्ट में नहीं देख रही हूँ एशियन मार्केट्स में, लेकिन जितनी भी इम्पैक्ट होगी वो पॉजिटिव तो नहीं होगी. चलिए अब बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रीज कौन सी है जिसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं अगले हफ्ते. अगर मैं अगले हफ्ते के कार्ड्स देखूं तो ऐसा कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर मुझे नजर नहीं आ रहा है एक्सेप्ट फॉर द ट्रैवल इंडस्ट्री जिसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग बता पाए. At an average, most of the sectors will do good, but nothing extraordinary as far as the cards are concerned. जबकि ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो अगले हफ्ते काफी अच्छा करेगी और उनको फायदा हो सकता है. ओवरऑल एक ऐसी इंडस्ट्री जिसपे हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली देख सके वैसा कोई भी सेक्टर मुझे नजर नहीं आ रहा है. बट इफ आई क्लब दिस एंटायर रीडिंग तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग थी, यानी फाइनेंशियल सेक्टर काफी अच्छा करेगा. एंड वन मोर सेक्टर दैट हैज कम अप ऑन द कार्ड्स राइट नाउ इज द ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जहां पे आप थोड़ा सा रुक कर सकते हैं विथ रिगार्ड्स टू शॉर्ट टर्म ट्रेड्स और डेली ट्रेड्स. अब देखते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री है जिससे हमें थोड़ा सा बच के रहना है, जिसमें हमें इतना फायदा नहीं होगा. इंडस्ट्री जो काफी पुरानी है, यानी दोज इंडस्ट्रीज दैट हैव बीन देयर इन द स्टॉक मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसमें थोड़ा सा बच के रहिएगा बिकॉज उसमें वॉलेटिलिटी कम होगी और स्टेबिलिटी या स्टैग्नेंसी ज्यादा होगी. तो जो डेली स्पेकुलेटर्स हैं उनको उसमें फायदा नहीं होगा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फिर भी किसी भी इंडस्ट्री या सेक्टर में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. One more industry that is not going to do very well are industries that are related to cosmetics. ये इंडस्ट्री भी काफी हद तक लुढ़क सकती है और आपको उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए. And the last one is the textile industry, which is again not going to do very good. So fashion and textile is something जहाँ पे आपको थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको ज्यादा स्कोप ऑफ ट्रेड एंड प्रॉफिट्स नहीं मिलेगा. तो ये हमने देख लिया कि कौन से सेक्टर्स में हम ट्रेड कर सकते हैं और कौन से सेक्टर्स से हमें थोड़ा सा दूर रहना है. अब हम बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट्स के बारे में. अगले हफ्ते कमोडिटी मार्केट में कैसी हलचल होगी. अगले हफ्ते कमोडिटी मार्केट काफी स्टैग्नेंट दिख रहा है. कमोडिटी मार्केट में ऐसा कोई भी विंडो मिलना मुश्किल हो जाएगा जिसमें हमें फायदा हो सके. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फिर भी कमोडिटी मार्केट इज गोइंग टू बी अ गुड साइन बिकॉज देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी मेजर क्रैश डाउन. किसी एक कमोडिटी को छोड़ के मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्टैग्नेंट नेक्स्ट वीक and that's how the commodity market will have less or no impact at all as far as trades are concerned. टैरो कार्ड्स के जरिए हमने देख लिया है कि स्टॉक मार्केट में अगले हफ्ते सेंसेक्स कैसे परफॉर्म करेगा. अब हम न्यूमरोलॉजी के जरिए भी देख लेते हैं कि हर दिन कैसा जा सकता है एज पर द न्यूमरोलॉजी साइंस. 9th of January is going to be very very okayish in terms of Sensex. इस दिन आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट किस तरफ जा रहा है. जैसे ही आप कोई ट्रेड हिट करेंगे वो ट्रेड रिवर्स वे में जाना शुरू कर देगा, यानी आपके एस्टिमेट्स और आपके कैलकुलेशंस पूरी तरह से ठप हो सकते हैं. तो ये जो पूरा दिन है वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का दिन है या फिर अपने जो ट्रेड्स है उसको क्वांटिटी वाइज थोड़ा लिमिट करने का दिन है. 10th of January is a day where it's going to be rising in terms of the stock market. यानी इस दिन मार्केट किसी भी लेवल पे खुले वो जाएगा थोड़ी सी अपवर्ड ट्रेंड पे ही और this week is going to be good to create some buying positions.
11th of January is going to be a day where you should not be doing anything unless you get an advice of your financial advisor. Don't act or take actions with regards to any unsolicited tips. इसमें किसी भी तरह का गैम्बल या स्पेकुलेशन ना करें, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. 12th of January is again a day which is going to be very good provided you are operating with your calculations. किसी भी तरह के गैम्बलिंग के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपको नुकसान होना निश्चित है. 13th of January is again a day which is not very positive as far as numerology is concerned. तो इस दिन पे आप कोई नए ट्रेड्स ना करें, किसी भी पुराने ट्रेड को आप क्लोज कर सकते हैं एंड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग with a lot of calculation and in limited quantities. 13th of January एक ऐसा दिन है जब आप ईगो में आके या किसी को कुछ दिखा देने के लिए काफी सारी चीजें करने की कोशिश कर सकते हैं और यही आपको नहीं करना है. Be very stable as far as your mind is concerned and that is what can bring you profits or that can save you from losses. अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेगमेंट के बारे में जो हाल ही में हमने फाइनेंस वाणी में इंट्रोड्यूस किया है. जो लोग फाइनेंस वाणी को आज पहली बार देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि अब हम क्रिप्टो करेंसी के कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं. तो देख लेते हैं कि अगले हफ्ते क्रिप्टो किस तरफ रुख करेगा. अगले हफ्ते क्रिप्टो करेंसी में एक भारी गिरावट आने की पूरी संभावनाएं हैं. अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा संभाल के रखिएगा. Those who want to book profits, please do not book any profits this week because the crypto market can really go down. Those who are looking forward to invest in cryptocurrency can invest 20% of your amount into the crypto market this week. थोड़ा और बफर रखिएगा because आगे जाके भी मार्केट थोड़ा सा क्रैश होने की पूरी संभावनाएं हैं. चलिए अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसका आपको इंतजार था. जी हाँ, आपके सवाल और मेरे जवाब. सबसे पहला सवाल आज आया है आदर्श जी से. आदर्श जी को ये जानना है कि क्या वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं और उनकी आगे जाकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी. देख लेते हैं कि उनके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं. आदर्श जी, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको अगले 1.5 साल तक थोड़ा सा रुक जाना चाहिए. अगले 1.5 साल तक आपको किसी सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज स्टॉक्स में आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेंगे जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं. स्पेशली ये जो इन्वेस्टमेंट की टिप्स है वो आपको किसी फ्रेंड्स के थ्रू आएगी और वो सारी अनकैलकुलेटेड होगी. तो इसीलिए अगले 1.5 साल आप स्टॉक मार्केट को दूर से स्टडी कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आपके नंबर्स के हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट डेफिनेटली सूट करता है, बट अगर मैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी को कंबाइन करूं तो आपके लिए राइट एज टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स वुड बी 24. तो आप जब 24 साल के होंगे तब अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा. तब तक आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो किसी सेफ जगह पे ही रखिए या फिर अपने पैसे जो है वो सेफ सेविंग्स में रखिए. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी आपने पूछा है तो देख लेती हूँ. आपकी लाइफ में जो मेजर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो अगले साल आने वाली है टुवर्ड्स अक्टूबर. यानी तब तक आपके जो फाइनेंसेस है वो थोड़े से बम्पी हो सकते हैं, लेकिन बाय अक्टूबर 2023 यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम विच यू हैव आल्सो नॉट एक्सपेक्टेड. तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की आप चिंता ना करें. यू आर ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ मनी और आपका शुक्र बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो आपको आपकी लाइफ में काफी लग्जरीज देगा. आपने ये सवाल पूछा नहीं है लेकिन अभी जो मैं देख रही हूँ आपकी ड्रीम कार आपकी लाइफ में 26वें या 27वें साल में आपकी लाइफ में आएगी. गुड लक. आज के जो हमारे दूसरे व्यूअर है उनका नाम है रंजना जी. रंजना जी ने मुझे ये सवाल पूछा है कि उनके लिए स्टॉक मार्केट में निवेश करना सही रहेगा या फिर म्यूचुअल फंड में. सबसे पहले ये सवाल देख लेते हैं. रंजना जी, आपके लिए स्टॉक मार्केट इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा तो आपको म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती हैं या स्टॉक मार्केट को एक्सपीरियंस करना चाहती है तो इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 10% ऑफ योर सेविंग्स अमाउंट, क्योंकि इनिशियली आपको स्टॉक मार्केट में नुकसान होने की पूरी संभावनाएं हैं. आपका एक और सवाल था कि आपका अगला साल ओवरऑल कैसा जाएगा. जहां तक आपके फाइनेंसेस की बात है आपको अगले साल फरवरी के बाद काफी राहत मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ मनी.
क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा काफी स्टेबल रहेगी और इसीलिए फरवरी के बाद यू विल नॉट बी वरीड अबाउट मनी। आपका तीसरा सवाल ये भी था कि क्या अगले साल में आपकी शादी हो जाएगी। देख लेते हैं। अगले साल शादी होने के चांसेस आपके कम है, लेकिन अक्टूबर के बाद आपकी शादी की डेट फिक्स होने की पूरी संभावनाएं हैं। आपके नंबर्स को मैंने स्टडी किया है रंजना जी, तो अगले साल जून जुलाई तक कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप या इंपॉर्टेंट डिसीजन ना ले, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। आपकी बर्थडे के बाद ही कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लीजिएगा तो उससे आपको काफी फायदा होगा। एज फार एज योर नंबर्स आर कंसर्न, योर नंबर्स ऑल्सो डोंट सपोर्ट स्टॉक मार्केट वेरी वेल, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से ही उस चीज की तरफ सोचना चाहिए। ओवरऑल अगर म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स और गोल्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। रियल एस्टेट भी आपको इतना सूट नहीं करता, तो ये एक बोनस टिप है कि जब भी आप घर ले तो आपके नाम पे मत लीजिएगा, किसी के साथ या जॉइंट ओनरशिप कीजिएगा या किसी और के नाम पे लीजिएगा। गुड लक टू यू रंजना जी। आज के जो हमारे तीसरे व्यूअर है उनका नाम है सूरज जी। सूरज जी ने हमें ये सवाल भेजा है कि आज तक उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, स्टॉक्स में हो या किसी और फॉर्म में, तो उनको हमेशा हैवी लॉस ही हुआ है और फिलहाल वो काफी हद तक एक डेट ट्रैप में है। तो उनको ये जानना है कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा और इस चीज से वो कैसे निकल सकते हैं। सूरज जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो नंबर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप गलती ये कर रहे हो कि आप बहुत सारे लोगों से पूछ कर चीजें कर रहे हो। आप किसी भी एक इंसान को या एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक फाइनेंशियल एडवाइजर को पकड़ के रहिए और उनके थ्रू ही किसी भी तरह के फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। अगर आप ये करेंगे तो आप 1 से 1.5 साल में आपके फाइनेंशियल ट्रैप में से बाहर निकल जाएंगे। आप किसी भी हद तक जा सकते हो अपने डेट को कम करने के लिए और इसी में आप और नुकसान कर जाते हो। तो थोड़ा सा सूझबूझ के साथ, थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी के साथ, भले थोड़ा ज्यादा टाइम जाए, लेकिन धीरे धीरे अगर आपको आपके डेट से बाहर आना है तो किसी एक बहुत ही सटीक इंसान से एडवाइस लीजिए और उसके हिसाब से आपके फाइनेंसेस को देखिए। ओवरऑल आपके कार्ड्स आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या कह रहे हैं। आपको रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है सूरज जी, उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट आपको सूट नहीं करता। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और वो अभी लॉस में है तो भी उस प्रॉपर्टी को निकाल दीजिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी निकालते ही आपके जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो ये मेरी सबसे पहले आपको एडवाइस होगी। दूसरी बात, आपको स्टॉक मार्केट सूट करते हैं, लेकिन आपको किसी प्रॉपर एडवाइजरी के साथ ही चलना है। अगर उस हिसाब से आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स जो है आपके, वो जैसे है वैसे ही रखिएगा। एडिशनल कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, इतना इनफ है। आप स्टॉक मार्केट में निवेश या ट्रेड कर सकते हैं विद समबडीज एडवाइस। मैं दिल से आशा करती हूँ कि आप इस पूरी डेथ साइकिल से बहुत जल्दी बाहर निकल जाए और आपकी जिंदगी में ढेर सारी लक्ष्मी आए। तो दोस्तों, ये था फाइनेंस वानी का आज का एपिसोड। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस एडवाइस से अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट में ट्रेड या निवेश करने में काफी हेल्प मिलेगी। मैं वापस एक बार बता दूं कि स्टॉक मार्केट की एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना किसी के भी लिए नामुमकिन है, लेकिन हर हफ्ते हम टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए एक थोड़ी सी हिंट या गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं। इस गाइडेंस को आपकी सूझबूझ, अपनी टेक्निकल नॉलेज और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस के साथ क्लब कीजिए और स्टॉक मार्केट में ढेर सारा पैसा कमाइए।